नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें सेकंड चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का इतिहास का संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 तक। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो राष्ट्रकूट राजवंश है, कौन सा राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। आपको शासक का नाम बताना है और सन बताना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये लिख के बताइएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए मित्रों, जो ये मध्यकालीन भारत है, ये बहुत रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में ही है। पूरा मिडाइवल इंडिया जो है, पूरा मध्यकालीन भारत इन्होंने एक चैप्टर में दिया है। संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757। तो इसमें सल्तनत काल भी आएगा। हालांकि इस पर मैंने पहले भी चर्चा की, 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में आपको खूब डिटेल में बताया था, समझा करके। और मुगल काल, ये आपको देखने को मिलेंगे। सल्तनत काल जो है, ये 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 तक रहेगा। 1206 में कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां से शुरुआत होगी गुलाम वंश से। और 1506 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ में ही सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और बाबर से मुगल काल शुरू होता है। तो अब देखिए, थोड़ा सा इसको मैं आपको शॉर्ट में और समझा देता हूं, शुरू में कुछ बेसिक चीजें। देखिए, ये सल्तनत काल की स्थापना कैसे हुई थी, जैसे समझिए कि आप, ये हिंदुस्तान है, जैसे एक मैप के रूप में समझिए यूं। 1191 और 1192, इनमें दो तराइन के युद्ध होते हैं। ये आपने पढ़ा है राजस्थान हिस्ट्री में। तराइन का जो पहला युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें विजित कौन हुआ? पहले में पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध जो होता है तराइन का, सेम वही है, दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इस बार विजित कौन होता है? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी इसमें जीत तो जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य यहां रह करके शासन करना नहीं था। जैसे बाबर जो है, बाबर का उद्देश्य केवल भारत को विजित करना नहीं था, बाबर का उद्देश्य यहां पर रहना भी था। बाबर कहता है कि मैं जिस दिन से शासक बना था, बाबर जो है लगभग 14-15 साल की उम्र में शासक बन गया था। कहता है कि जिस दिन से मैं शासक बना था, उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने हिंदुस्तान के बारे में सोचा नहीं हो। क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में इतना सुन रखा था बाबर ने, सोने की चिड़िया, इतना हरा भरा देश, और कहा वो उधर ये आंधी तूफान और दुश्मनों से घिरा हुआ, कंटीली झाड़ियां। तो वहां ये बाबर जो है, ये रहना नहीं चाहता था और हिंदुस्तान में आना चाहता था, इसको अपना घर बनाना चाहता था। मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य है, वो यहां पर रहना नहीं था, केवल महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवाद था। इसने विजित किया और विजित करके ये गजनी वापस से चला गया। लेकिन जब गोरी वापस जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे यहां का शासन संभला करके छोड़कर चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये गुलाम वंश के माने जाते हैं 1206 ईस्वी से। अब देखिएगा, 1206 से क्यों मानते हैं, जबकि जो तराइन का युद्ध है वो तो 1192 में समाप्त हो गया था। इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु होती है, वो 1206 में होती है। तो उसकी मृत्यु के बाद से अब ये पूरी तरह से शासन इनके हाथ में ही है, तो ये गुलाम वंश के माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं एक डिफरेंस बता दूं। ये जो 1206 से आप गुलाम वंश पढ़ते हैं, ये आप इनको गुलाम की बजाय ममलूक वंश का कहना ज्यादा सही उचित होगा। देखिए, गुलाम से मतलब तो आप कहीं वैसे समझें कि वो जैसे रात दिन मारते पीटते थे, हाथ में उनके कोड़ा होता था और बेचारों पे अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, वैसे गुलाम नहीं होते थे। ममलूक वंश, ये इनको अपने बेटे की तरह रखते थे। ये जैसे ऐसा नहीं है कि मारने पीटने वाले गुलाम नहीं होते थे ये। और कई तो ऐसे सुल्तान भी हुए हैं कि अपनी बेटियों का विवाह भी उन्होंने इन गुलामों से किया है। गुलामों से मतलब ममलूक इनको कहना ज्यादा उचित होगा। तो ममलूक वंश ज्यादा बेटर इनके लिए यूज होता है, लेकिन गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और जो सल्तनत काल है, इसमें 5 वंश आप देखेंगे, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी मैंने। गुल, खिले, तो, शायद, लोदी, आए। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी। गुल खिले तो शायद लोदी आए। सबसे पहला कौन सा है सल्तनत काल में? गुलाम वंश। इसके बाद कौन सा आएगा? खिलजी वंश। तय से कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश। शायद से हो जाएगा सैयद वंश। ये तो नाम मात्र का ही रहा था थोड़े से साल के लिए। और फिर बाद में है लोधी वंश, और इसके बाद में फिर मुगल वंश शुरू हो जाएगा। तो जो सल्तनत काल है, उसमें 5 वंश हैं। तो अब आइए हम पढ़ते हैं। आप देखिएगा,
भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों में सबसे पहले अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा, सफल नहीं हुआ। इसके बाद भड़ोच, ये जो कि गुजरात, और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। इसके बाद चचनामा, इसका लेखक जो है वो अज्ञात मिलता है। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेनानायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। तो यह आक्रमण बता रहा है कि पहले कौन कौन से आक्रमण हुए, लेकिन वो विफल हो गए। यहाँ के राजाओं ने इनको भगा दिया, खदेड़ दिया। जैसे अमर खलीफा के समय यह आक्रमण है, इसके बाद में डेबाल का संघर्ष है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बाबा धुरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। यह लाइन आप ध्यान में रखें। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों यानी गैर मुस्लिम ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया। यानी किसकी बात कर रहा है? ये हिंदुओं की बात कर रहा है, हिंदू शासकों की। और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े, उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद भी राजकुमार जयसिया वह साम्राज्य रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। तो ये सिंध पर जो है यह आक्रमण आपको ध्यान में रखना है। 712 ईस्वी का मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य। और ये जो इनके कथन है ये भी आप ध्यान में रखें। इसमें महमूद गजनबी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई, जो आपको ऊपर मैंने अभी बताया था, समझाया था शुरू में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, गोरी की विजय होती है। इसके बाद में उस समय ऐसा कोई शासक था नहीं जो इनको निकाल सके, और 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाएगी। गोरी की मृत्यु होते ही जिसको ये छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, अब सारा शासन उसी के हाथ में आ जाएगा। और चूंकि वो खुद गुलाम वंश या ममलूक वंश का था, तो उसी के नाम से, गुलाम वंश के नाम से ही ये जाने जाते हैं। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरतर रखा। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 यानी सल्तनत काल। यामिनी, इलबरी या गुलाम वंश, ये इसके दूसरे नाम है। किसके? गुलाम वंश के ही। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, 4 साल रहेगा ये। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये दान बहुत करता था, खुले हाथों से दान करता था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है और इसकी राजधानी जो है वो लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी जो कि इतिहासकार है, इसको संरक्षण मिला हुआ था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई थी। कुतुब मीनार है कहां पे? दिल्ली में है। आप दिल्ली में जाते हैं तो आपको कुतुब मीनार दिखाई देगी। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। तो उस समय भी ये पोलो खेलते थे। अब इसमें देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मैं ये कहूं कि ये लिख लेना और ये छोड़ देना। तो जब एक अध्याय के अंदर ये पूरा सल्तनत काल और मुगल काल दे रहे हैं तो मेन मेन पॉइंट ही हैं। क्या क्या पूछ सकता है आपसे कि जो शुरुआत कहां से मानी जाती है भारत में सल्तनत काल की? 1206 गुलाम वंश से। और कौन था शुरू में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का। लाख बख्श भी इसी को कहते थे। राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई थी, बाकी भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण करवाया गया था। और 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है इल्तुतमिश। इसके बाद यह ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। यह क्वेश्चन बन गया आपके। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता।
1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया। ख्वारिजम शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। तो इसमें देखिए ये रणथंभौर को जीता है। एक चीज आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए और बता दूं, जब पृथ्वीराज चौहान यहां से जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है और इसके बाद में गोरी जो है वो इसको मार देता है, जिंदा नहीं छोड़ता। पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती की थी मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में जिंदा छोड़ने की, वो गलती ये नहीं करता। ये जो गोरी है पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और इसको मारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का जो बालक था छोटा सा गोविंदराज, उस गोविंदराज को मोहम्मद गोरी अजमेर का शासक बनाकर और जितना धन पैसा लेना था वो लेकर के यहां से चला जाता है। क्योंकि इस बालक की आयु कम थी गोविंदराज की, तो पृथ्वीराज का ही सगा छोटा भाई हरिराय ये गोविंदराज को यहां से निकाल देता है और खुद जो है अजमेर की सत्ता पर बैठ जाता है। हालांकि ये कोई नहीं रहा, 1-2 साल ही रहा, इसके बाद इसको भी हटा दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज के साथ ही आप ये समझ लिए कि ये समाप्त हो जाते हैं चौहान वंश। अब ये जो गोविंदराज है ये कहां जाएगा, तो ये चला गया रणथंभौर 1194 ईस्वी में। लेकिन उस टाइम है कौन, ये सारा शासन अब किसके हाथ में है? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से अनुमति लेकर के कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि रणथंभौर जो है वो हमेशा दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी राजवंश की या किसी शासक की नहीं, यानी जब तक दिल्ली पे सुल्तान आते रहेंगे रणथंभौर हमेशा उनको टैक्स देता रहेगा। इनकी सेना कभी भी सुल्तानों की अगर ठहरी उसका सारा खर्च यही उठाएगा, जो भी रणथंभौर के शासक होंगे। तो इस तरह की शर्तों के साथ में अनुमति दी गई और गोविंदराज जो है रणथंभौर में चौहान वंश की नींव स्थापित करता है 1194 ईस्वी में। और आप जो एक प्रतापी शासक देखते हैं यहाँ का हमीर देव चौहान, वही सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, वही हमीर देव चौहान 1301 में जो पहला शाका होगा राजस्थान का अलाउद्दीन के समय, तो वो यही रणथंभौर है। तो ये रणथंभौर जो है ये विजिट करता है, वहां के टैक्स वैक्स दिया नहीं होगा और इसके बाद में मालवा पर भी आक्रमण करके भिला के दुर्ग को विजिट करेगा। इसने एक अच्छा काम यही किया था कि ख्वारिजम शाह का पुत्र जो मंगबरनी था इसको इसने सहायता नहीं दी। तो ये मंगबरनी भाग किससे रहा था? चंगेज खान से, जो कि मंगोल था। तो इसने इसको सहायता नहीं देकर के हिंदुस्तान को चंगेज खान के आक्रमण से उस टाइम बचा लिया। अब आती है रजिया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद, ये इसके बेटा ही था जो ये रुकनुद्दीन जो है ये किसका, इल्तुतमिश का, की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। पहली महिला मुस्लिम सुल्तान मानी जाती है रजिया सुल्तान, और महिला होना ही इसके लिए सबसे बड़ा एक नुकसानदायक हो गया था, क्योंकि जो अमीर थे, अधिकारी थे सारे, वो ये स्वीकार नहीं कर पाए इसके दरबार में कि एक महिला उन पर शासन कर रही है। तो बाद में सभी इसके दुश्मन हो जाएंगे। हालांकि ये योग्य थी और जो इल्तुतमिश था उसने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने बेटों के रहते हुए भी। लेकिन बाद में लोगों ने, अमीर जो थे उन्होंने दूसरों को बना दिया, लेकिन वो नहीं चल पाए और रजिया ने जनता की सहायता से, जनता के सपोर्ट से खुद को सुल्तान घोषित करवा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि रजिया सुल्तान में वास्तव में योग्यता थी कि पिता के मरने के बाद में इसको सुल्तान नहीं बनाने पर भी, जबकि पिता सबको कह करके गया था कि मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगी, रजिया बनेगी, लेकिन जो अमीर थे उन्होंने इसको बनने नहीं दिया, इसके बेटों बेटों को बना दिया, लेकिन उनमें किसी में जो है योग्यता थी नहीं। तो जनता के सपोर्ट से जो रजिया है ये सुल्तान बन जाती है। तो बेटी जो रजिया सुल्तान है ये बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था, आपको मैंने ऊपर समझाया था अभी, लेकिन तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। वही क्या नाम लिखा हुआ है, परंपरावादी और कट्टरपंथी, वही ये चीज ये स्वीकार नहीं कर पाए कि एक महिला इन पर शासन कैसे कर सकती है। तो यही चीज इसके लिए नुकसानदायक बनी। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा, कोट और कुला है टोपी पहनने लगी। देखिए रजिया सुल्तान एक मूवी भी बनी है, एक फिल्म भी है, जिसमें हेमा मालिनी जो है वो रजिया का रोल करती है। अच्छी मूवी थी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुबा कोट व कुला टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत अबिसिनिया का जो निवासी था को अमीर अखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। तो इससे सारे तुर्क जो अमीर थे
वो नाराज हो गए। कौन से? तुर्क जो थे वो, कि इसको कैसे नियुक्त कर सकती है। और जो मैंने अभी आपको मूवी बताई थी रजिया सुल्तान वाली, हेमा मालिनी वाली, उसमें याकूत का जो रोल किया था वो धर्मेंद्र ने किया था। सर हिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। देखिए हरियाणा में एक स्थान आता है केथल, तो वहां पर जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, कहते हैं कुछ डाकुओं के द्वारा मार दिया गया। 1240 से 42 तक बहराम शाह है, 42 से 46 तक मसूद शाह है, और 46 से 65 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। लेकिन ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। तो मित्रों, रजिया की 1240 में मृत्यु हो जाएगी, और जब रजिया की मृत्यु हो गई तो इसके बाद में बहराम शाह, मसूद शाह है, और नासिरुद्दीन जो ये महमूद है ये गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि जो नासिरुद्दीन महमूद है इसका कार्यकाल कुछ ठीक निकल गया, लगभग 20-21 साल शासन जो है इसके निकल गए। लेकिन इसके पीछे वजह जो है वो नासिरुद्दीन महमूद नहीं था, इसके पीछे वजह थी बलबन। तो वास्तविक शक्ति अगर देखी जाए तो बलबन के हाथ में ही थी। अब नेक्स्ट, जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद में बलबन गद्दी पर बैठेगा 1265 से 1296। हालांकि इसमें देखेगा ये जो 1296 लिख रखा है ये इसने वैसे गलत लिखा है, ये यहां 1296 नहीं है, ये अब 1290 तक। हालांकि जो बलबन है ये तो पहले ही मृत्यु हो जाएगी बलबन की, लेकिन 1290 में अंतिम जो गुलाम वंश का मान सकते हो वो है केकूबाद। और केकूबाद उस वक्त किसके संरक्षण में था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी वैसे आदमी ठीक था, लेकिन उसको लोगों ने दिमाग घुमा घुमा के और उसको ये कहा कि क्या तेरे वो, कि मेरा जो आका था उसके जो ये वंशज हैं ये वो, लेकिन ये जो बच्चा ही था केकूबाद, तो इसको मार दिया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो गुलाम वंश समाप्त हो जाता है 1290 में। तो जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाएगा, और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो यहां जो 1296 में इन्होंने बलबन के आगे कार्यकाल लिखा हुआ है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उलू खां बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी चालीसा नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। बहुत मजबूत दल था ये 40 तुर्की जो दास थे। वह 1265 ईस्वी में एक गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। यह पूछा भी गया है कि इसने कौन से विभाग की स्थापना स्थापित की थी, तो दीवाने आरिज। उसने सिजदा और पाबोश क्या था? सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना। ये कई जो इस तरह टाइप की जो मूवी है ये आपने इनमें देखा भी होगा कि कोई भी व्यक्ति जो आता था तो वो सामने सम्राट के सामने झुक करके और उसके पैरों को चूमता था, की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति अपनाई, मार धाड़ की नीति, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद, यहां इन्होंने सही लिखा है, ये ऊपर गलत था, ये 1296। तो लगभग 20 साल का कार्यकाल जो है वो आप बलबन का मान सकते हो, 20-21 साल की मृत्यु के बाद आमिरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यों मर्स का वध कर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा, यानी जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे। तो सारी शक्तियां किसके हाथ में? सुल्तान के हाथ में। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है और उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इस कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन और राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोहों को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। तो उस वक्त ये देखिएगा, उस वक्त का नक्शा है ये कि उत्तर भारत में क्या स्थिति थी ये। तो यहां तो देखिए ये तो है गजनी, जो मोहम्मद गोरी आया था यहीं से था। महमूद उससे पहले जो आया था महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ पर उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, इसी गजनी से था। पेशावर पाकिस्तान में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन जो है ये गुलाम वंश यहां आधिपत्य था। ये राजस्थान में उस वक्त राजपूत वंश थे।
ये थे चंदेल, काकतीय, यादव वंश, देवगिरी, होयसला, होयसेल वंश, वारंगल। तो ये दक्षिण